Hello everyone, a very good evening to all of you. And first of all, I would like to wish all of you a very happy Lodi. Welcome to Sleepy Classes and welcome to Daily CSET video series. So आज की क्लास में हम अगेन एक और कॉम्प्रिहेंशन टास्क देखेंगे जिसके अंदर आप देखेंगे कुछ आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें आप एक ही ऑप्शन करेक्ट नहीं बतानी होती, आपको मल्टीपल कोड्स गिवन होते हैं तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकती हैं। ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। वेल ऐसा आपको कंफ्यूज होने के स्टेट में आने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी एक हमारे पास सोल्यूशन होता है। डेफिनेटली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मेरे साथ इस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितने आप में से ये पैसेज के जो आंसर्स थे वो ठीक हुए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वेल आज का जो पैसेज है इतना नहीं है, थोड़ी लेंथ था, पहले चेक कर लीजिए। ये जो पैसेज है ये बेस्ड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। अब अगर हम बात करते हैं, कुछ तो स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम रहती है जहां तक मुझे सुनने को मिला कि वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो पैसेज पे लगा देते हैं, ठीक है, जिस वजह से उनके बाकी पोर्शंस कई बार छूट जाते हैं। अब आप पैसेज की लेंथ को अगर देखते हैं, आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो पहले आप उन टास्क को चेरी पिक कीजिए, उन पैसेजेस को चेरी पिक कीजिए जो शॉर्ट इन लेंथ है और जिनके क्वेश्चंस आप बड़ी आराम से कर सकते हो कम टाइम के अंदर। तो आपको विद इन 2 मिनट्स ये पैसेज एक सॉल्व करना होता है, कोई भी स्टैंडर्ड पैसेज हो, ठीक है, आपके सी सेट के अंदर। लेकिन आपको लगता है कि पैसेज की लेंथ बहुत ज़्यादा या मुझे लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक पे मेरी नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है, तो मेरे लिए अजम्पशंस क्रिएट करना या पूछे गए क्वेश्चन का आंसर करना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। तो आपको उसकी जगह प्रायोरिटी क्वांट और रीजनिंग को ही देनी चाहिए। क्वांट और रीजनिंग पे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं साइमल्टेनियसली, राइट। तो चलिए शुरुआत करें। वेल, in the very beginning it is said that private investment in general is volatile। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जब भी बात होती है तो उस पर सबसे पहली बात में कहा गया, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, बट हालांकि एक अच्छी क्वालिटी होने के बजाय ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी होती है। तो वोलेटाइल का दोस्तों आपको मीनिंग पता है, जो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली और सडनली चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल। बहुत ही डायनामिक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल। फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज मोर वोलेटाइल। अगर फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो ज़्यादा वोलेटाइल है। तो अब देखो क्या होता है कि जब चीज़ें ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं तो आपका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है या कहीं पे भी मार्केट में रिस्क जो होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की पहले बात हुई, लेकिन यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात शायद डोमेस्टिकली हो रही थी। डोमेस्टिकली के बाद उन्होंने फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करी, वो तो ज़्यादा वोलेटाइल है। क्यों है? बिकॉज द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, जितने भी हमारे पास डिफरेंट वेज है, ठीक है, अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के, आर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर, वो बहुत ज्यादा है इन द इंटायर वर्ल्ड। इसलिए क्या होता है, देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, वो हम लोग सीधा एफडीआई पे नहीं छोड़ सकते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे रिलाई ही नहीं कर सकते हम लोग, राइट। So the current FDI inflows are volatile। तो ऑब्वियसली पीछे भी बात हुई, राइट। तो जो अभी करंट चल रहा है, इनफ्लो चल रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो वोलेटाइल है ओवर टाइम एंड अक्रॉस सेक्टर्स एंड रीजन्स, विच इज अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब दोस्तों आपको पता ही है कि एक रिजल्ट, लेकिन कैसा रिजल्ट, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव रिजल्ट। तो नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर सर्च फॉर द हाईएस्ट रिटर्न्स। तो डेफिनेटली हाईएस्ट रिटर्न्स मिले, इतनी वॉलेटाइल मार्केट होगी। आप शेयर मार्केट में चाहे आप बात करते हैं बीएससी की चाहे एनएससी की, ठीक है, तो उसमें भी जब वॉलेटाइलिटी ज़्यादा होती है तो डेली बेसिस पे लोग शेयर से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट उसके वॉलेटाइल नेचर की वजह से वो हाई इन्वेस्टमेंट्स या फिर हाई प्रॉफिट्स के एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और वहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशन जो प्रॉफिट की होती है उसके साथ साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर होता है जो कि उतने ही लॉस का होता है, राइट। वेल, आगे डिस्कस करें। दी एडवर्स कॉन्सिक्वेंस, एडवर्स का मतलब हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसको और एम्फेसाइज किया गया, जो नेगेटिव एक इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, आर अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट। एक अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पा रही, ठीक है, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है। एंड एन एक्सेंचुएशन ऑफ इनकम, जो एम्फेसाइज करते हैं हम लोग इनकम पे, कि इनकम फ्लो के ऊपर जो हम एम्फेसाइजेशन करते हैं, तो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट की बात हुई और साथ ही साथ वी डिस्कस्ड अबाउट एन एक्सेंचुएशन ऑफ इनकम एंड रीजनल इनइक्वालिटीज, जो रीजन के अंदर इनइक्वालिटीज पे चलती है, राइट। तो दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, साथ ही साथ इनकम की स्टेबिलिटी की बात हो रही है।
अ प्रोबेबल पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, जो शायद एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एडवर्स वर्ड लिख के इसको नेगेटिव क्लियरली कह दिया कि नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड लगा के एम्फेसाइज करके इसको एक रिजल्ट, एक आउटकम लेकिन जो पॉजिटिव हो, जो कि शायद प्रोबेबल है, ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द इनफ्लो, वो क्या हो सकती है, इनफ्लो ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अगर नई टेक्नोलॉजी आती है, एंड इट्स सब्सीक्वेंट डिफ्यूजन, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी डिफ्यूजन भी, मतलब जहां पे हायर लेवल से अपर लेवल से लोअर लेवल की तरह चीजें की तरफ चीजें मूव करती हैं. However, the technology diffusion is not at all certain, क्योंकि ये certain नहीं है, हो नहीं सकता, because the existing state of physical and human capital in India may prove inadequate for the diffusion. इसकी वजह से जो कि हमारे पास कैपिटल इस टाइम पे है, वो शायद इंडिया में जितनी भी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ फिजिकल या ह्यूमन कैपिटल है, वो शायद इनएडिक्वेट रहे, वो एडिक्वेट ना हो पाए, वो प्रॉम्प्ट क्वांटिटी में ना हो डिफ्यूजन के लिए. तो दोस्तों देखते हैं इस पे क्या क्वेश्चन किया गया, और इस क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको बिगिनिंग में कहा कि ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस कई बार चूज करनी पड़ती है, राइट. हालांकि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी के अंदर ओनली 3 है, स्टिल अगर बाकी ऑप्शंस देखें तो उसमें 3 ऑप्शंस आपको गिवन है. तो मैं इसमें आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में कहा कि इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एम्बिविलेंट सिचुएशन में चले जाएं कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा, बी होगा या सी होगा. मैं वैसे तो ये बात हमेशा ही कहता हूं, आपको एक बेस्ट अप्रोच होती है जो अप्लाई करनी है इन केसेस में खास करके, दैट इज एलिमिनेशन प्रोसेस. एलिमिनेशन मेथड आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन तरह की कंफ्यूजन या प्रॉब्लम से ओवरकम करने से या बाहर आने से. वेल, ऑप्शंस क्या थी, लेट अस डिस्कस. अब जैसे फर्स्ट को आप पढ़े जिसमें कहा गया विद रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड, तो आपको बताना है कौन सी एक या मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल असम्पशंस ठीक हो सकती हैं. जैसे कि इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इट सेज रिलाइंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब उस पर डिपेंड करना, डिपेंडेंस, हमारी डिपेंडेंस जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन द लॉन्ग रन इज नॉट एन इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी. डेफिनेटली दोस्तों ऐसा बार बार कहा गया पैसेज के अंदर इन द वेरी बिगिनिंग कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया गया, फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया गया कि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है. अब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होना मुश्किल है, वहां पे क्लियरली पैसेज के अंदर ये चीज मेंशन की गई थी, राइट. और स्टेबिलिटी जहां पे नहीं होगी तो लॉन्ग रन के अंदर हम इतनी इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं कर सकते. तो इतना आपको पैसेज पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन 1 तो हमारी करेक्ट है, राइट. अब ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड को चेक करते हैं. पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वोलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. अब दोस्तों अगर हम इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनकी वोलेटिलिटी कम करने पे क्यों अपने एफर्ट्स और अपने रिसोर्सेज स्पेंड करेंगे, राइट. वैसे तो पैसेज के अंदर भी कहीं पे भी ना एक्सप्लिसिटली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहीं पे चीज मेंशन की गई, क्योंकि पैसेज के अंदर कोई सजेशन तो गिवन ही नहीं थी, राइट. हमेशा एक साउंड आपको मिलती है पैसेज पढ़ने के बाद, आइदर द ऑथर इज सजेस्टिंग समथिंग और ही और शी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट सम इंफॉर्मेशन, राइट, और ही और शी इज क्रिटिसाइजिंग समथिंग. तो सजेशन तो दोस्तों कहीं पे भी एक्चुअली नहीं थी, राइट. और ये सजेशन अगर मैं कहूं कि कुछ सजेशन निकल के आई भी, डिराइव भी हुई, अगर हम इनडायरेक्टली उसमें से कुछ नॉलेज को अप्रूव करें, कुछ नॉलेज सॉलिसिट करें हम, तो लेकिन पॉलिसीज बनाए हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, इससे अच्छा हम अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है उस पर फोकस क्यों ना करें. तो सेकंड ऑप्शन तो फिशी लगती है हमें, जो कि करेक्ट नहीं हो सकती, राइट. अब थर्ड ऑप्शन की तरफ चले, पॉलिसीज मस्ट बी अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. हाँ, ये बात हम अभी कर रहे थे कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी बार मेंशन हो गई कि वो बहुत ही अनस्टेबल है. अब देखो दोस्तों, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हुई कि वो वॉलेटाइल है बहुत ज्यादा, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वॉलेटाइल है लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा वॉलेटाइल है. अगर आप पैसेज भूल रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल वॉलेटाइल ही होती है, ठीक है, बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है. तो इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर पहला जो ऑप्शन आया, रिलाई करना बहुत ज्यादा गलत होगा, राइट. लेकिन अगर हम बात करें डोमेस्टिक की, जो डोमेस्टिक हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके लिए हम बेहतर पॉलिसीज बना सकते हैं, राइट. ऑप्शन 3 डेफिनेटली करेक्ट होगा. देखो अगर आप सिर्फ एक दो ऑप्शंस पढ़ के भी अपना एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो उस मेथड को. जरा एक बार ऑप्शंस पे नजर मारिए. अब जैसे आपको लगता है कि फर्स्ट करेक्ट है, राइट, फर्स्ट करेक्ट है, और आपको ये लगता है कि सेकंड इनकरेक्ट है. अब देखो इसमें फर्स्ट करेक्ट है लेकिन सेकंड भी मेंशन्ड है, तो सेकंड अगर इनकरेक्ट है तो ऑप्शन ए मेरा एलिमिनेट हो जाता है, राइट. अब सेकंड इसके अंदर भी पड़ा हुआ है तो ये ऑप्शन मेरा भी एलिमिनेट हो जाता है.
राइट। अभी देखो दोस्तों, थर्ड इसमें भी है और थर्ड इसमें भी, मतलब थर्ड को तो आप ना भी पढ़ेंगे तब भी वो करेक्ट है, राइट। स्टिल हम पढ़ेंगे जरूर, थर्ड अब ना भी पढ़े तब भी वो करेक्ट है। अब 3 ओनली लगाना क्यों गलत होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका हूं कि मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट अजम्पशन थी, डेफिनेटली करेक्ट थी। अब अगर फर्स्ट मेरी अजम्पशन करेक्ट है तो डेफिनेटली 3 तो करेक्ट डायरेक्ट होगी ही होगी, ठीक, और फिफ्थ भी ठीक माननी ही पड़ेगी आपको, राइट। आप देखिए, फर्स्ट आप देख चुके हैं कि करेक्ट है और 3 में आप कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि 3 यहां भी मेंशन्ड है, 3 यहां भी, तो 3 तो करेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो आप। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपके पास यही बची, तो 3 करेक्ट हो गई। अब 1 और 3 के साथ मैं जाता हूं तो फिफ्थ साथ में आती है। स्टिल अब इस क्लैरिटी के लिए, इस चीज को अश्योर करने के लिए मैं एक बार ऑप्शंस भी देखते हैं। सो देखिए, फोर्थ ऑप्शन जो कि हमने देखी कि हर जगह से सेकंड की वजह से वो भी एलिमिनेट करनी पड़ी, तो फोर्थ ऑप्शन क्या थी, फोर्थ अजम्पशन थी क्या, पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे बात नहीं हुई, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की कहीं पे भी आपको उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स या उसके अच्छे आउटकम्स नहीं बताए गए। इतना जोर कहा गया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वोलेटाइल है और डेफिनेटली वोलेटाइल होगी इन नेचर, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से तो इंडिया आज इतना ग्रो कर रहा है, राइट। सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर हम फोकस नहीं कर सकते, तो ये चीज ना पैसेज में मेंशन थी और ना ही ऑप्शन के हिसाब से देखें तब भी आप करेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आपको थोड़ा हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। नाउ ऑप्शन 5 सेज सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। अब देखो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तो कहाँ, एजुकेशन और हेल्थ के अंदर, तो उसको हमें अंडरटेक करना चाहिए ऐसी चीजों को। नाउ सी, इट वाज नेवर मेंशन्ड डायरेक्टली और एक्सप्लिसिटली इन द एंटायर पैसेज, बट हाँ, दिस इज समथिंग दैट शुड बी अंडरटेकन, राइट। सो दैट शुड बी अंडरटेकन, एंड यस, you are also bound to correct this option, because if you go with option 1 and option 3, so in B option, fifth is definitely coming free of cost, right? So इस तरह से आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। मुझे बताइएगा कितने लोगों का करेक्ट हुआ, और लोहड़ी के आपको बहुत बहुत बधाइयां एक बार फिर से। और दोस्तों, स्लीपी क्लासेस हमेशा की तरह आपके पास ऑलरेडी फीस इतनी अफोर्डेबल है, ऑलरेडी आपके पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है, और फ्री वीडियो सीरीज तो हमेशा ही यूट्यूब पे रहती है। येट अगर आप एक प्रीडोमिनेंट और एक स्पेसिफिक कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो स्लीपी क्लासेस आपको ऑफर कर रहा है 15% डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट, जितने भी यूपीएससी के या फिर स्टेट पीसीएस के कोर्सेज हैं, जिसके लिए कोड आपको मेंशन्ड है लोहड़ी LOHRI24, जिसको अप्लाई करके आप ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो मैं आपको फिर से एक बार बधाई दूंगा लोहड़ी की। सर्दी बहुत बढ़ रही है, अपना ख्याल रखिए सब लोग, ठीक है, और लोहड़ी की एंजॉयमेंट जितनी हो सकती है उतनी कीजिए, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। Well, thank you very much. I'll see you in the next session. Wish you all best of luck. Thank you very much.